हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास त्रिवेदी और एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से उपस्थित हुआ आपके सामने। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के 1 साल पूरा होने पर क्या क्या अचीवमेंट मिले, कहाँ फेलियर हुआ और कौन कौन से चैलेंजेस सामने आए, इन सारी मुद्दों से रिलेटेड आज का वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। 30 मई 2019 मोदी सरकार का पहला वर्ष शुरू होता है और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो ओथ सेरेमनी हुई है इसमें बिमस्टेक देशों के हेड्स आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यही बनता है कि 30 मई 2019 को ओथ सेरेमनी में किन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। वहीं कंपैरिजन के तौर पे अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है तो पूछा यह जा सकता है कि 2014 में किन देशों के हेड्स के साथ ओथ सेरेमनी कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा 1 साल के बीच में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट काम हुआ वो एक्ट का पास होना था और उसमें यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट। जनरली ये एक्ट 1967 में आया था और इसमें अमेंडमेंट किया गया है। क्वेश्चन का दायरा आपका यही बनता है कि ये एक्ट कब आया था और इस बार जो अमेंडमेंट किया गया 2019 में वो किन बेसिस पर किया गया और कौन से नए प्रोविजन जोड़े गए। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये प्रोविजन जोड़ा गया कि जो व्यक्ति आपराधिक कार्यों में, खासकर जो टेररिज्म है उन कार्यों में अगर लिप्त पाया जाएगा या संदिग्ध पाया गया तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। कंट्रोवर्शियल रहा है ये, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात ये कब आया था, कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, नए प्रोविजंस क्या जोड़े गए हैं और पुराने प्रोविजन से नए प्रोविजन के बीच में आपसे कंपेयर पूछा जाएगा। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। इसके आगे अगर हम बढ़े तो दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो तलाक से रिलेटेड था, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस जगह से जो क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे पहली बार ये केस क्यों आया था, किसके गुहार पर आया था, किसने याचिका दायर की थी। दूसरा एरिया आपका ये बना। अमेंडमेंट की अगर बात कही गई है तो 2017 में किसकी शिकायत पर इसमें अमेंडमेंट की बात आई। उसके बाद कौन कौन से नए प्रोविजन जोड़े गए। हालांकि ये बहुत, एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम वीमेन के लिए बहुत ही राहत देने वाला एक्ट था क्योंकि तलाक जैसी जो बुराई है उस बुराई से मुस्लिम समाज के स्त्रियों को निजात मिली और खासकर सिर्फ क्रोध में कह देने पर कि तलाक 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 मुस्लिम स्त्री की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती थी। अब इस चीज को एक अपराध माना गया है और अपराध के साथ इसमें सजा और पेनल्टी दोनों का प्रोविजन है। तो नए प्रोविजंस क्या जोड़े गए ये इससे पूछे जाएंगे, पुराने क्या थे कंपेयर करिए, ठीक उसी तरह से जैसे यूएपीए में मैंने आपको बताया। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ मुस्लिम वुमेन को राहत देने के लिए और कहीं ना कहीं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रखने में 1 साल में इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट कामयाब रही। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो बहुत ही प्रतीक्षित फैसला हुआ अयोध्या केस का। अयोध्या केस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और खासकर क्लैट में अगर हम देखें तो पूरा का पूरा पैसेज दिया जा सकता है। कब विवाद शुरू हुआ था, पहली पिटीशन किसने दायर की, इसके अलावा क्या प्रोविजन आए, अयोध्या वर्डिक्ट में क्या क्या चीजें कही गई, क्या मुसलमानों के लिए कोई बात कही गई। और ये जो वर्डिक्ट आया इसमें आप देख सकते हो कि बीजेपी की पुरानी राजनीतिक ये जो मुद्दा था अयोध्या में मंदिर बनवाना, राम मंदिर बनवाना, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ, ये मैंडेट पूरा हुआ। तो ये सरकार की एक सफलता रही। दूसरी जगह मुस्लिम
के साथ कोई भी पक्षपात ना हो, इसलिए अयोध्या में उनकी मनपसंद जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का भी फैसला इस वर्डिक्ट के द्वारा सुनाया गया। तो कहीं न कहीं सबका विश्वास जो है, इस वर्डिक्ट के माध्यम से भी सबके विश्वास को जीतने की कोशिश की गई। आगे बढ़ते हैं और आगे देश की एकता और अखंडता के लिए जो ये गवर्नमेंट शुरू से प्रतिबद्ध थी, वो काम देखने को मिला। पिछले कई सालों में जो काम नहीं हो पाया, वो 1 साल के अंतर्गत हो गया एंड दैट वाज़ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 एंड आर्टिकल 35A यानी 35A। आर्टिकल 370 आप जानते हैं कि भारत में कश्मीर के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा देता था और आर्टिकल 35A ये कश्मीरी नागरिकता से रिलेटेड था। एक देश, एक संविधान, एक झंडा होना चाहिए था, लेकिन कश्मीर की प्रॉब्लम ये थी कि कश्मीर में दूसरा झंडा फहराया जाता था, दूसरा संविधान था और भारत के संविधान के द्वारा जो भी चीज़ लागू की जाती थी, यदि वो कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होती है, तभी वो प्रावधान वहाँ पे लागू होता था। तो कम से कम एक भारत, एक फ्लैग और एक ऊपर से नीचे तक सिर्फ भारत की पताका, एक संविधान, इसके लिए जो काम किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। तो इससे जो क्वेश्चन आपके अराइज़ होंगे, आर्टिकल 370 से क्वेश्चन अराइज़ होंगे, 35A कब इंसर्ट किया गया, ये अराइज़ होगा, कश्मीर के एक्सेशन से रिलेटेड होगा और इसके अलावा अगर बात की जाए, तो ये चीज़ें भारतीय संविधान में क्या महत्व रखती थी या क्या महत्व नहीं रखती थी, इससे भी आपके डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में वैसे भी आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है और ख़ासकर अब तो विस्तृत रूप से, ख़ासकर जो है क्लेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए ये आर्टिकल के बारे में जानना बहुत ही अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप का प्रोविजन है। कई बार सिटीजनशिप में अमेंडमेंट हुए, लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। क्यों? क्योंकि एक विशेष समुदाय, एक कम्युनिटी को इसमें सिटीजनशिप देने से मना कर दिया गया। खासकर देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से आए हुए शरणार्थी, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, इन सारे लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है, परंतु मुस्लिम के लिए सिटीजनशिप का कोई भी प्राविधान नहीं था। इस वजह से ये एक्ट सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। तो इस एक्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, यानी कितनी बार अभी तक अमेंडमेंट हो चुका है या इस अमेंडमेंट में क्या मुख्य प्रोविजन था, लास्ट टाइम कब हुआ था, उसमें क्या मुख्य प्रोविजन था। इस तरह से आपके क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो चीज़ कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा रहती है, क्वेश्चन उसी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें, तो भारत के अन्नदाता किसानों के लिए एक इम्पोर्टेंट स्कीम की घोषणा की गई और वो है पीएम किसान योजना। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 रुपए 3 बराबर किश्तों में किसानों को दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी फाइनेंशियल राहत के रूप में स्कीम बनाई गई है। तो पीएम किसान से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बीपीएल कार्ड होल्डर जिनके लिए फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, उस फूड सिक्योरिटी को प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है और राशन कार्ड के लिए नया नियम आया है, वन नेशन वन राशन कार्ड। यानी एक ऐसा राशन कार्ड बनेगा, जो व्यक्ति इसको धारण करेगा, वो किसी भी स्टेट में जाकर उस राशन कार्ड पर अनाज ले सकता है। यानी कहीं न कहीं फूड सिक्योरिटी की बात कही गई है और अगर अभी इस स्कीम की हम बात करें, तो ये 5 जगहों पर लागू की गई है। आगे आने वाले समय में ये अन्य जगहों पर भी लागू करने की व्यवस्था की गई। जिस तरह हम आधार कार्ड को देखते हैं, आधार कार्ड पूरे देश में वैलिड है आइडेंटिटी के लिए। ठीक उसी तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत ये राशन कार्ड पूरे देश में वैलिड होगा। तो इट इज़ अ गुड मूव ऑफ गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं रक्षा विभाग से जो नया फैसला आया है, वो ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
इसको सेटअप करने की घोषणा कर दी गई है और जनरल बिपिन रावत इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। ये जो व्यक्ति होंगे, ये तीनों सेनाओं के चीफ कमांडर होंगे, जिनके द्वारा सारी चीज़ें गवर्न की जाएँगी। तो रक्षा के क्षेत्र में एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धि सीडीएस के एस्टेब्लिशमेंट से रही। और फिर अगर हम स्पेस की बात करें, आपको पता होगा कि अंतरिक्ष की अगर हम बात करें, तो अंतरिक्ष की गणना तो हमारे यहाँ प्राचीन समय में ही हो चुकी थी। लेकिन देश में चंद्रयान को लेकर देश का नाम रोशन हुआ और अब ये कहा गया है कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस जो 2022 में होगा, उस दिन हम गगनयान को लॉन्च करेंगे। गगनयान के लिए जो एक्सपेंडिचर दिया गया है, वो लगभग 10,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिया गया है और भारत का फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा ये। इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें तो रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और रूस के साइंटिस्ट भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे गगनयान मिशन से। गगनयान मिशन और चंद्रयान दोनों की तुलना में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे और साथ-साथ मंगलयान से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक नई अचीवमेंट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता है कि देश इस समय कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझ रहा है और ये सरकार के लिए भी बहुत ही विषम परिस्थिति है, क्योंकि आपको पता है जो भारत की इकोनॉमी है वो काफ़ी नीचे गिर चुकी है। कोविड-19 की सिचुएशन ना भी होती, तो भी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे गिर रही थी। अगर हम पहले के आंकड़ों पर ध्यान दें, तो 5% के नीचे आ चुकी थी भारत की इकोनॉमी। लेकिन कोविड-19 के इस दौर में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसी योजना की घोषणा की गई और कहीं न कहीं इकोनॉमी में मरहम लगाने की ये एक गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का प्रयास रहा। इसके तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया और गवर्नमेंट ने इसको ये बताया कि ये लगभग जीडीपी के 10% है। अलग-अलग ट्रेंचेस में इसमें पैसा दिया गया, 5 ट्रेंचेस में अलग-अलग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पैसा दिया गया, ताकि जो इकोनॉमी की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, वो इकोनॉमी की गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाए। तो गवर्नमेंट ने ये जो प्रयास किया, ये प्रयास अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालाँकि इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन फिर भी एट लीस्ट गवर्नमेंट ने कदम तो उठाया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आत्मनिर्भर भारत से 100% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये कुछ क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि ये बताइए फर्स्ट ट्रेंच में जो पैसा दिया गया, वो किस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दिया गया? भारतीय समाज के किस सेक्टर को यानी किस वर्ग के उत्थान के लिए दिया गया, उसकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए दिया गया? फिफ्थ ट्रेंच में जो पैसा दिया गया, वो क्यों दिया गया? इसके अलावा अगर हम देखें, तो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज घोषणा करने के बाद 20 मई 2020 को पुनः बहुत सारा पैसा दिया गया, अलग-अलग मदों में पैसा खर्च करने के लिए दिया गया और खासकर एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट की एंटिटीज़ थी, फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्री थी, वो बंद पड़ी थी। प्रोडक्शन हो नहीं रहा था और यदि प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा और कहीं न कहीं जो डिमांड है, वो डिमांड पूरी नहीं होगी। तो आत्मनिर्भर भारत और 20 मई 2020 को किए गए अनाउंसमेंट के चलते भारत की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने की बात कही गई है। वहीं अगर हम देखें तो ब्लू इकोनॉमी को फिर से रिजुनोवेट करने की बात कही गई, रिवाइव करने की बात कही गई और एक स्कीम निकाली गई जिसको कहा गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 100% इसमें से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि मत्स्य संपदा योजना कब तक के लिए लागू रहेगी, इससे कितना फायदा होगा, किस-किस चीज़ को आगे बढ़ाने की इसमें बात कही गई है, ये सारी चीज़ें ये कवर करती है। ये जो स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है और बेनिफिशियरी स्पॉन्सर्ड भी है। यानी इसमें 3 तरह से पैसा आएगा और फिश का जो प्रोडक्शन है, वो अगले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और ये कहा गया है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम करेंगे इस योजना के तहत। साथ-साथ 55 लाख लोगों को रोजगार भी देने की बात इस योजना के तहत आई गई। तो आप देख रहे हैं कि 1 साल में इतनी विषम परिस्थिति होते हुए भी कितनी सारी योजनाएँ निकाली गई हैं ताकि इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके, आम व्यक्ति को राहत दी जा सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर
अगर हम इंडिया और फ्रांस के रिलेशन की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के द्वारा आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की गई, यानी सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए। आप जानते हैं कि सोलर पावर कभी भी ना खत्म होने वाली एक पावर है। सौर ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए भारत बढ़ चढ़ के विश्व में आगे आया है, और खासकर इस तरह का एक अलायंस बनाया गया है जिसमें सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा एग्जाम का, वो आईएसए से भी पूछा जाएगा कि क्या चीज है ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो जल शक्ति मिशन, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है जो पेयजल की पूर्ति के लिए और इन सारी चीजों के लिए बनाया गया। तो जल शक्ति मंत्रालय से, जल शक्ति मिशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की, तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आप ये देखें कि हाल ही में जो न्यूज आ रही है G7 कंट्रीज की तरफ से, G7 कंट्रीज अब भारत को भी मिलाने की बात कर रहा है। और डब्ल्यूएचओ की तरफ से हम देखें तो ये शायद भारत के लिए पहला एक जो है सम्मानजनक अवसर है कि जब डब्ल्यूएचओ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता किसी भारतीय के द्वारा की गई, ये बहुत ही सम्मान की बात है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति को एक साल में कहा जाए तो 6 साल की हम बात करें, 5 साल पहले का और 1 साल अभी का, भारतीय संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में लोगों के द्वारा जाने जाने लगी है। वो संस्कृति जो इससे पहले लोग भूल चुके थे, अब उस संस्कृति के द्वारा बहुत सी सारी चीजें हो रही हैं। पेपर में काफी बार आया कि कोविड-19 के सिचुएशन के चलते अमेरिका में मंत्रों का उच्चारण हुआ। ये कोई कम बात नहीं है कि भारतीय संस्कृति को इतनी ऊंचाई पे ले जाया गया। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट के अचीवमेंट हैं और इन अचीवमेंट को आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। लेकिन जहां इतने सारे अचीवमेंट हुए, वहां कुछ निराशा भी हाथ लगी है। अगर हम देखें तो ये पाएंगे कि गवर्नमेंट के इतने काम करने के बावजूद भी घोर विरोध हुआ। क्रिटिक्स की नजरों से देखें तो बहुत सारे ऐसे काम हुए जो अनलॉफुल थे। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि गवर्नमेंट के किन-किन कार्यों का विरोध हुआ, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं क्वेश्चन का स्तर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट पास किया गया, दैट वाज द सीएए। और इसमें आप देखते हैं कि एक विशेष समुदाय के लोगों को नागरिकता देने से मना कर दिया गया। तो सबसे पहले जो ग्राउंड आता है वो यही आता है कि इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया, संविधान का उल्लंघन किया गया है। सेक्युलर जैसा वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था, उसका कहीं न कहीं अपमान किया गया। आसाम अकॉर्ड 1985 में जो किया गया, उसको भी ये लॉ कहीं न कहीं कंट्राडिक्ट करता है। और आप ये देख लीजिए कि चाहे दिल्ली की घटनाएँ हो, शाहीन बाग की घटनाएँ हो, इस पर्टिकुलर एक्ट का कितना ज़बरदस्त विरोध किया गया। और एक जो स्लोगन था सबका विश्वास, इसके माध्यम से सबका विश्वास जीतने में जो सरकार थी वो कहीं न कहीं नाकाम दिखाई पड़ती है। यूएपीए, इसके द्वारा एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को संदिग्धता की अवस्था में ला दिया गया। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया गया तो उसको आतंकवादी करार दे दिया गया। कहीं न कहीं ये जो स्टेट है, ये जो पुलिस है, इनको एक तरह से अथॉरिटी दे दी मनमानी करने की, कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय के व्यक्तियों पर संदिग्धता का आरोप लगाकर और उसको जो है उसको टेररिस्ट करार दिया जाए, तो इसका भी घोर विरोध किया गया। कहीं न कहीं अगर भारतीय सरकार की हम बात करें और इकोनॉमी को लेकर बात करें, क्योंकि इकोनॉमी ही आप देखिए कि देश को आगे ले जाती है। तो इकोनॉमी पर अगर हम देखें तो ये सरकार एक तरह से नाकाम उतरी है। इवन बहुत सारे मेजर्स लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोविड-19 के पहले जीडीपी की जो घोषणा की गई थी, वो भी 5% के नीचे ही थी। और अभी जो लेटेस्ट डेटा आया एनओसो ने पेश किया है, उस डेटा के आधार पर यह कहा गया है कि पिछले 11 सालों में इतनी कम जीडीपी दर कभी भी नहीं रही। तो ये क्या है? इतने प्रयासों के बावजूद भी गवर्नमेंट असफल? तो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन पर ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। इसके बाद मोदी जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि डॉलर के सापेक्ष में जो रुपए की वैल्यू है, वो ₹40 ले आएँगे। लेकिन 30 मई 2020 का आंकड़ा ये कहता है कि डॉलर के सापेक्ष में जो रुपए की वैल्यू थी, वो ₹75 से भी ज़्यादा थी। इकोनॉमी की बात मैंने कर ही दी है कि कितनी पीछे जा रही थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत की पैकेज की जो घोषणा की गई, उस घोषणा में
जो 10% ऑफ जीडीपी कहा गया है, ये कहीं ना कहीं मिथ्या साबित होता है, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी और इंडियन एजेंसी ने यह कहा है कि यह महज जीडीपी का 1.2% से लेकर 1.8% मैक्सिमम है। चोट पर मरहम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन जो दवाई दी गई, उस दवाई को बहुत ही बढ़-चढ़ के बताया गया। इसके अलावा जो घोषणाएँ की गई, वो भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट की जो किया गया है, उस पर एक सवाली निशान पैदा करती है। तो क्रिटिक्स की अगर नज़रों से देखते हैं, तो इस तरह के क्रिटिक्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें, तो गवर्नमेंट ने जो भी मूव शुरू किए, उनको दृढ़ता से पूरा करने की कोशिश की है। यानी हम अंततोगत्वा ये कह सकते हैं, लास्ट में ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो किया देश की भलाई के लिए किया। हाँ, जब भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई कल्याणकारी योजना बनाई जाती है या कोई कल्याणकारी एक्ट निकाला जाता है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोगों को बलिदान या जो है सैटिस्फैक्शन करना पड़ता है। तो यही देश में देखने को मिला है। अब बारी है हमारे यहाँ इस अ, वीडियो के क्वेश्चंस की। जैसा मैंने वीडियो के पहले में बताया था कि ये वीडियो आराम से देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि इसके लास्ट में जो प्रश्न दिए गए हैं, वो इन्हीं पर्टिकुलर जो काम किए गए हैं, उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 10 क्वेश्चन के जवाब मुझे चाहिए और आप जो कमेंट बॉक्स है उस पर उसमें आप कमेंट करेंगे कि ये जवाब सही जवाब इनका क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये 10 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस में भी कहीं न कहीं इंडिया की जो रैंकिंग है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। चाहे वो जेंडर जेंडर गैप इंडेक्स हो, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो हम देखें कि जो है एसडीजी गोल को कंप्लीट करने के लिए इंडेक्स हो, वगैरह-वगैरह जितने भी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस में ज़्यादातर जो इंडिया की रैंकिंग है वो डाउनग्रेड ही हो रही है। तो ये भी कहीं न कहीं सरकार की नाकामी को भी प्रदर्शित कर रही है। एनीवे दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो यूएपीए से रिलेटेड है, तीसरा क्वेश्चन ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, चौथा क्वेश्चन जो है वो अगेन यूएपीए से रिलेटेड है और जो आपका पाँचवाँ क्वेश्चन है वो कश्मीर की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड है और इसके अलावा अयोध्या का जो वर्डिक्ट रहा या आप कह सकते हो कि अ, आर्टिकल 370 के लिए जो वर्डिक्ट दिया गया, वो किस जज ने दिया? तो हम ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादातर टॉपिक कवर हो रहा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।